भारत के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। आईएमएफ ने बताया है कि नेक्स्ट ईयर साल 2025 में भारत जापान को बीट करके दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पहले प्रिडिक्शन की जा रही थी कि भारत 2030 में जापान को बीट करेगा, फिर कहा जा रहा था कि 2027 में बीट करेगा, फिर कहा गया कि भारत 2026 में जापान को बीट करेगा। पर अब आईएमएफ ने खुद मान लिया है कि भारत नेक्स्ट ईयर 2025 में जापान को बीट करके वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आईएमएफ ने बताया है कि 2024 में भारत 7% से ज्यादा ग्रो करेगा, वहीं जापान सिर्फ 0.3% से ग्रो करेगा। तो 2025 में नंबर 1 पे यूएसए होगा जिसकी जीडीपी 29.84 ट्रिलियन डॉलर होगी। सेकंड पे चाइना होगा जिसकी जीडीपी 19.79 ट्रिलियन डॉलर होगी। थर्ड पे जर्मनी होगा विद 4.59 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी और फोर्थ पोजीशन पे भारत आ जाएगा। इंडिया की जीडीपी 4.34 ट्रिलियन डॉलर होगी और फिफ्थ पोजीशन पे जापान होगा जिसकी जीडीपी 4.31 ट्रिलियन डॉलर होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज इकोनॉमी के बारे में और जानेंगे कि जापान की जीडीपी इतना गिर क्यों रही है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। जापान आज वर्ल्ड की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। जापान ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कॉपर, आयरन, स्टील के प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी, यामाहा, कैनन, हिताची, निकॉन, निंटेंडो, पैनासोनिक, सेगा, सोनी, टोशिबा, ये सब जापानीज कंपनीज हैं। जापान वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज में गिना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जापान कभी भी क्वांटिटी पे वर्क नहीं करता है, हमेशा क्वालिटी पे वर्क करता है। जापान हमेशा से आगे की सोचता है। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बुलेट ट्रेन, जिसको जापान में शिनकानसेन कहा जाता है, इसका आविष्कार भी जापानीज इंजीनियर हिडेयो शिमा ने किया था। तो दूर से आपको जापान बहुत ही अच्छा और बहुत ही विकसित देश नजर आता है, पर पिछले 30 सालों से जापान की इकॉनमी एक जगह पे ही ठहर सी गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1993 में जापान की नॉमिनल जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर थी और आज 2024 में भी जापान की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर ही है। 1990 से 2010 तक जापान वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी था, पर 2010 में चाइना ने जापान को बीट किया और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया। फिर उसके बाद जापान 2010 से वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, पर 2024 में जर्मनी ने जापान को बीट किया और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और जापान फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। पर अब आईएमएफ का कहना है कि 2025 में भारत जापान को बीट कर देगा और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और 2025 से जापान दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने रोने धोने के बजाय काम में ध्यान दिया। जापान ने अपनी मिलिट्री एक्सपेंस को कम किया और अपना पूरा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा दिया। 1960s में जापान की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10% थी, 1970s में 5%, 1980s में 4%। 1980s के एंड तक जापान एक लो वेज इकोनॉमी से हाई वेज इकोनॉमी बन गया था। जापान 1990s तक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया था। जापान की फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के बाद उस समय के इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि 21st सेंचुरी में जापान यूएस को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 1993 में जहां जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं आज भी जापान की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर ही है। पिछले 30 सालों से जापान की इकोनॉमी एक जगह पे ही ठहर सी गई है। तो किन कारणों के चलते जापान पिछले 30 सालों से ग्रो नहीं कर पा रहा है, आइए जानते हैं। जापान के डाउनफॉल की शुरुआत हुई 1985 के प्लाजा अकॉर्ड से, जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो डॉलर की वैल्यू को सभी करेंसीज के मुकाबले इंक्रीज करेगा। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि जापान की करेंसी 2 सालों में 50% तक गिर गई और साथ में जापान की जीडीपी भी कम होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जापान के टोटल एक्सपोर्ट में 40% एक्सपोर्ट यूएस में होता था। डॉलर की प्राइस बढ़ने से जापान के एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ने लगी और फिर एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ने से जापान का एक्सपोर्ट कम होने लगा। तो अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जापान ने अपने डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के बारे में सोचा। जापान की सेंट्रल बैंक ने डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के लिए लोन के इंटरेस्ट रेट को हाफ कर दिया। अब इससे ये हुआ कि जापान में लोग और कंपनीज ज्यादा लोन लेने लगे और लोन के मैक्सिमम अमाउंट को रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे और फिर धीरे धीरे जापान में रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ने लगी, जिससे एक बबल क्रिएट होने लगा। जहां एक तरफ यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ने से जापानीज कंपनीज का एक्सपोर्ट कम हो रहा था, उनका प्रॉफिट कम हो रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ
स्टॉक मार्केट में इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंपनीज बैंक से लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही थी। और यही सेम सिचुएशन रियल एस्टेट में भी देखने को मिल रही थी। 1990s में जापान में लैंड प्राइस यूएस के न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया स्टेट से भी ज्यादा हो गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ जापान को ये बबल दिखने लगा, तो फिर जापान की सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किया और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जिसके बाद ये बबल बस्ट हो गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसके चलते बहुत सी जापानीज कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। रियल एस्टेट की प्राइस में भी बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली और फिर जापान में ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जिसने जापान को इस तरह से बर्बाद किया कि जापान बहुत सालों तक इससे उभर ही नहीं पाया। फिर आता है साल 2004, जब शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने जापान की इकोनॉमी को संभाला, पर फिर साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला, जिससे जापान की इकोनॉमी फिर से गिरने लगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जापान को चाइना और साउथ कोरिया से कंपटीशन मिलने लगा। जहां जापान में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही थी, वहीं इन देशों में इंटरनेशनल कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग कराना सस्ता पड़ रहा था। इसके अलावा जापान में डिफ्लेशन ने भी एंट्री कर ली। आपको जान करके हैरानी होगी कि जापान में 25 साल तक डिफ्लेशन थी। देखो, इन्फ्लेशन के बारे में हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन होने से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने लगती है, पर डिफ्लेशन से प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगती है। जापान में डिफ्लेशन होने से प्रोडक्ट की प्राइस हर साल पहले के मुकाबले कम हो रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्राइस बढ़ने से अच्छा है कि प्राइस कम हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आम लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है, पर देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि डिफ्लेशन के चलते लोग जल्दी पैसा खर्च नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कि आज आपको टीवी, फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, पर अगर आपको पता चले कि कुछ दिन बाद इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आप उस सामान को खरीदने से पहले कई बार सोचेंगे। वहीं अगर आपको बता दिया जाए कि इस चीज की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी, तो आप तुरंत खरीद लेंगे, सोचेंगे नहीं। डिफ्लेशन होने से देश में लोगों की बाइंग पावर कम होने लगती है, लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं, जिससे इकोनॉमी पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो डिफ्लेशन के चलते जापान की ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, जिससे जापान की जीडीपी भी इंक्रीज नहीं हो रही है। इसके अलावा जापान पॉपुलेशन एजिंग और डिक्लाइनिंग को फेस कर रहा है। जापान की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है। इसके अलावा जापान की आबादी बूढ़ी होती जा रही है। 2023 में 36% जापानी 60 साल से ऊपर है। जापान के पास बहुत ही हाई स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स है, पर अब वो वर्कफोर्स बूढ़ी होती जा रही है। इसके अलावा जापान में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, 1.4 बर्थ पर वुमेन। अगर किसी भी देश को अपनी पॉपुलेशन स्टेबल रखनी होती है, तो उस देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 बर्थ पर वुमेन होना चाहिए। तो फ्यूचर में जापान वर्कफोर्स की प्रॉब्लम भी फेस करने वाला है, जिसके चलते उसकी जीडीपी और श्रिंक होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पिछले 2 सालों से जापानीज येन यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है, तो इसके चलते भी जापान की जीडीपी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। तो जहां जापान पिछले 30 सालों से इकोनॉमिक स्लो डाउन को फेस कर रहा है, वहीं पिछले 10 सालों में इंडियन इकोनॉमी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। पेंडेमिक के चलते इंडिया की ग्रोथ रेट गिरी थी, पर फिर उसके बाद भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है और पिछले 3 सालों से वर्ल्ड फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ा है और फ्यूचर में भी भारत ऐसा करने वाला है। अगर आप इस समय भारत और जापान की जीडीपी देखेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ $200 बिलियन का गैप नजर आएगा। 10 साल पहले ये गैप बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर पिछले 10 सालों से जहां जापान ग्रो नहीं कर पा रहा है, वहीं भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके चलते इन दोनों देशों की जीडीपी के बीच गैप बहुत तेजी से कम हुआ है। और यही सेम सिचुएशन 2025 में भी रहने वाली है। आईएमएफ ने कहा है कि 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 7% होगी, वहीं जापान की 0.3%, जिसके चलते 2025 में जापान की जीडीपी $4 ट्रिलियन से $4.31 ट्रिलियन होगी, वहीं भारत की जीडीपी $3.89 ट्रिलियन से बढ़ के $4.34 ट्रिलियन हो जाएगी। देखो, कभी कभी हमें एहसास नहीं होता है कि हम कितने लकी हैं। साल 2014 में जब इंडियन इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की हुई थी, तब 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इंटरिम बजट के दौरान कहा था कि इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, आने वाले 30 सालों में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मतलब कांग्रेस ने इंडिया को वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का टारगेट 2044 का रखा था। Forward and outline a vision for the future. I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. There are great things in store. There is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. पर कांग्रेस का ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि 2014 में बीजेपी पावर में आ गई और फिर उसके बाद भारत 2014 से 2018 तक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना था।
2019 में $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गया था। फिर उसके बाद पेंडेमिक आया, भारत की ग्रोथ रेट गिरी, पर फिर 2022 से भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है और 2027 में भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगा, कांग्रेस के टारगेट से 17 साल पहले। ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार और आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन तेजी से कम हो रही है, साथ में भारत की इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, पोर्ट, एयरपोर्ट, ब्रिजेस बनवा रही है, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक की प्रोडक्शन बढ़ रही है और साथ में इंडिया की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और अगर डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तो उससे भारत भी तेजी से ग्रो होगा। आईएमएफ ने कहा है कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी आ भी जाती है तो भारत के पास खुद का इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों की मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। पर देखो, भारत का रियल कंपटीशन 2027 से शुरू होगा, जब उसके सामने चाइना होगा और चाइना की जीडीपी भारत से 4 से 5 गुना ज्यादा है। दोनों देशों की जीडीपी के बीच ह्यूमंगस गैप है, तो उस गैप को कम करने के लिए भारत को आने वाले 10 सालों में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे। इसके अलावा इस समय चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है, जिसके चलते उसकी ग्रोथ रेट भी गिर रही है और दुनिया एक रिजीम चेंज से भी गुजर रही है। डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं, तो अगर भारत ने इस समय का फायदा उठा लिया तो आने वाले 10 सालों में भारत और चाइना की जीडीपी के बीच गैप बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।